डियर स्टूडेंट, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरकारी बजट पर डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर प्रीति मालविया, व्याख्याता अर्थशास्त्र, सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय बागली से। सबसे पहले हम देखेंगे सरकारी बजट का परिचय। सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज है। वित्तीय दस्तावेज का अर्थ होता है जिसमें सरकार के वित्त की जानकारी है। ठीक है, सरकारी बजट एक वित्तीय दस्तावेज है। केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण होता है। यह हुआ बजट का परिचय। अगर हम इसे परिभाषित करें तो सरकार द्वारा अपनी आय और व्यय का एक अनुमानित विवरण जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है, बजट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बजट क्या होता है? बजट में सरकार अपनी आय और व्यय का विवरण जो होता है उसे प्रस्तुत करती है, जो आगामी वर्ष के लिए होता है। इसके बाद हम देखेंगे बजट के घटक। बजट को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, अभी हमने पहले क्या देखा कि सरकार के बजट जो होते हैं उसमें 2 मदें होती है। एक तो सरकार की आय और दूसरा होता है सरकार का व्यय। इन्हीं आय और व्यय को 2 भागों में अगर हम बांट के देखें तो एक बजट होता है राजस्व बजट और एक बजट होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के भी 2 भाग होते हैं, एक तो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। अब राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय जिसमें शामिल होते हैं उसे राजस्व बजट कहते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व होते हैं, उत्पाद शुल्क होते हैं, आय शुल्क होते हैं और गैर राजस्व जैसे कि लाभ होते हैं, ब्याज होती है, प्राप्तियाँ होती हैं, ये दोनों दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, और पूंजीगत बजट में क्या होता है? पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियों का अर्थ क्या हो गया? विनिवेश। विनिवेश का अर्थ होता है कि सरकार जब अपनी कोई संपत्ति बेच देती है निजी क्षेत्र को तो वह क्षेत्र प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण कहलाता है। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण क्या होता है। सरकार अपनी किसी कंपनी को जब निजी क्षेत्र को बेच देती है तो वो निजीकरण कहलाता है, उसे ही विनिवेश कहते हैं। तो इससे क्या होता है? सरकार की संपत्ति तो कम होती है लेकिन सरकार के पास पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार की प्राप्तियां जो होती है वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। सरकार अपनी कोई संपत्ति को जब बेचकर पैसा प्राप्त करती है या सरकार किसी से उधार लेकर जब पैसा आती है तो इन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। सरकार यदि कर लगाती है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, सरकार यदि कर लगाती है तो वो कौन सी प्राप्तियों में आता है? राजस्व प्राप्तियां। मतलब सरकार जब कर लगाती है तो सरकार के ऊपर कोई दायित्व नहीं होता कि उस कर की जो राशि है उसे वापस करना है। वो तो कर है, एक अनिवार्य भुगतान है जो करना ही पड़ेगा हमको। लेकिन सरकार जब विनिवेश करती है तो सरकार की संपत्ति कम हो जाती है। मतलब प्राप्ति तो हुई लेकिन सरकार की संपत्ति क्या हो गई? कम हो गई। या सरकार उधार लेकर आती है तो सरकार को पैसा तो मिल जाता है खर्च करने के लिए, लेकिन भविष्य में उस पैसे को ब्याज के साथ सरकार को वापस चुकाना होता है। तो पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है उस प्राप्ति में या तो सरकार के ऊपर कोई दायित्व आ जाएगा, भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा, या सरकार की कोई सी संपत्ति कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दीर्घकालीन पूंजीगत व्यय में क्या आता है? अब प्राप्तियों को आपने समझ लिया, व्यय को समझिए कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। पूंजीगत व्यय में दीर्घकालीन निवेश होता है और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। सरकार 2 प्रकार के व्यय करती है, एक तो राजस्व व्यय करती है और एक पूंजीगत व्यय करती है। ठीक है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ एक सरकारी विद्यालय के माध्यम से। हमारे सीएम राइज जो है बागली में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। कहा जा रहा है कि उसके लिए 40 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। तो सरकार जब बिल्डिंग का निर्माण कर रही है तो वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो व्यय किया जा रहा है, वो व्यय कैसा है? पूंजीगत व्यय। कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय। क्योंकि सरकार जब 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो सरकार को एक बिल्डिंग बनके, एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति बनके सरकार की तैयार हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का व्यय जो होता है वो कैसा कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है और ये पूंजीगत बजट में रखा जाता है। लेकिन सरकार जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक को हर महीने जो सैलरी देती है, जो तनख्वाह देती है, जो आय देती है, ये आय हर महीने दी जाती है। ठीक है, तो ये आय किसी संपत्ति का निर्माण नहीं करती।
बल्कि ये एक नियमित रूप से किया जाने वाला खर्चा है जो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस व्यय को कहाँ रखा जाएगा? राजस्व व्यय में रखा जाएगा। तो सरकार दो प्रकार के व्यय करती है। एक व्यय वो होता है जो सरकार को अपने दैनिक रूप से जो कार्य होते हैं उसको चलाने के लिए करना पड़ता है, और एक व्यय कौन सा होता है? जिससे सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है। तो संपत्ति का निर्माण किस में होता है? पूंजीगत व्यय में। राजस्व व्यय जो होता है उससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पर आप समझेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकारी देनदारियाँ होती हैं या घटती हुई वित्तीय संपत्तियाँ होती हैं। मैंने आपको समझा दी। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या है कि अगर सरकार ऐसी कोई सी भी कहीं से भी पैसा प्राप्त कर रही है जिससे सरकार की देनदारियाँ बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा कोई सा भी पैसा जो सरकार ने प्राप्त करा है लेकिन सरकार को भविष्य में वापस करना है, तो वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाएगी। जैसे सरकार ने उधार लिया, अभी हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, और वो ये सरकार 2 से 3 बार अभी जो है उधार ले चुकी है। तो ये जो उधार मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है ये सरकार को वापस चुकाना पड़ेगा। तो ये सरकार की क्या है? देनदारियाँ। तो प्राप्तियाँ तो हैं, पैसा तो मिल गया, प्राप्तियां मतलब पैसा तो मिल गया सरकार को खर्च करने के लिए, लेकिन भविष्य में इस पैसे को वापस देना पड़ेगा, इसलिए देनदारियां इसमें शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, या तो देनदारियां बढ़ जाएगी या क्या होगी? आपकी संपत्ति कम हो जाएगी। सरकार को अगर प्राप्तियां चाहिए तो सरकार अपनी किसी संपत्ति को क्या कर दे? बेच दे। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो या तो देनदारियां बढ़ेगी या संपत्तियां कम हो जाएगी। इस दोनों प्रकार की प्राप्तियों को हम किस में रखेंगे? पूंजीगत बजट में, और पूंजीगत प्राप्तियां इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझ लेंगे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य। बहुत अच्छे से इसे समझिएगा। सरकारी बजट का पहला उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिरता। सरकार अपने बजट के माध्यम से देश में आर्थिक स्थिरता को कायम रखने का प्रयास करती है। ठीक है, बजट के माध्यम से आर्थिक असंतुलन को क्या करा जाता है? कम किया जाता है। अब आप सोचेंगे आर्थिक असंतुलन क्या होता है? आर्थिक असंतुलन का अर्थ होता है कि जब देश में या तो बहुत महंगाई बढ़ जाए जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, या क्या हो जाए? देश में मंदी हो जाए। तो ये दोनों ही अवस्थाएं देश के लिए अच्छी नहीं है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं को जो है संतुलित रखने का जो प्रयास होता है वो बजट में किया जाता है। इसे राजकोषीय नीति कहते हैं। सरकार जब देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है तो इसे क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, और यह काम जब रिजर्व बैंक करता है, यह काम जब देश का केंद्रीय बैंक करता है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का काम, तो उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का काम जो है वो सरकार करती है और बजट में इसके लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आय का पुनर्वितरण। आय का पुनर्वितरण का मतलब है अमीर और गरीब के बीच में आय के अंतर को कम करने का प्रयास। आय के पुनर्वितरण का अर्थ है कि ऐसा ना हो देश में कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब जो है वो गरीब ही होता जाए। ठीक है, तो अमीर और गरीबों के बीच में जो अंतर है इसको कम करने का प्रयास कौन करता है? सरकार करती है। आप देखते हैं कि सरकारी योजनाओं में अधिकतर सरकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो गरीब लोगों को लाभान्वित करने वाली होती हैं। ठीक है, जैसे उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उनके बच्चों के लिए जो है गवर्नमेंट स्कूल खुलवाना या कॉलेज खुलवाना, या सरकारी अस्पताल में उनके लिए मुफ्त में इलाज करना। तो इस प्रकार की ये जो योजनाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं कि गरीब व्यक्ति जो है वो आराम से अपना जीवन यापन करे और धीरे धीरे अपना विकास करके गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। ठीक है, और दूसरी बात है अमीर लोगों को गरीब करने का प्रयास सरकार नहीं करती है, लेकिन गरीब लोगों को जो है उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सरकार करती है। अब यहाँ आप बोलेंगे कि अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को कैसे कम करेंगे? अमीरों के पास जो अतिरिक्त आय होती है, जो उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? भाई अमीर कोई बना है तो देश में रह के ही अमीर बना है ना, देश के संसाधनों का प्रयोग करके अमीर बना है। तो ये जो अमीर व्यक्ति है इस पर भी सरकार क्या करती? कर लगाती है। कर मतलब टैक्स लगाती है। प्रत्यक्ष कर भी लगाती है और अप्रत्यक्ष कर भी लगाती है। अमीर लोगों पे प्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष कर सीधे आय पर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर संपत्ति पे लगाए जाते हैं। तो आय और संपत्ति किसके पास ज़्यादा होती है? अमीरों के पास। तो अमीर लोगों की आय और संपत्ति पे कर लगा के इस कर की राशि को गरीबों पे खर्च किया जाता है। इसके अलावा अमीरों पे अप्रत्यक्ष कर भी ज़्यादा होते हैं। आप जानते हैं जो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर कोई गरीब है वो
साइकिल से चलता है तो साइकिल चलाने पे कोई कर नहीं लगता है, लेकिन कोई अमीर है जो एक लग्जरी, एक बड़ी सी कार जो है उसमें चलता है तो उस कार पे जो है टैक्स लगाया जाएगा। अमीर एसी का प्रयोग करता है गर्मियों में तो एसी पे टैक्स लगाया जाएगा। सीधी सी बात है, विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स अधिक लगाया जाएगा और इस टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि का प्रयोग गरीबों के जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए किया जाएगा। तो यही प्रयास क्या कहलाता है? आय का पुनर्वितरण कहलाता है। अगला थर्ड टॉपिक है राष्ट्रीय विकास करना। देश में विकास करना जो है सरकार का, सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। आप जानते हैं विकास जब किया जाता है तो देश में बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बुनियादी ढांचा का मतलब क्या है? हमारे देश में सड़कें अच्छी होना चाहिए, हमारे देश में जो है बांध अच्छे होना चाहिए, सिंचाई, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, सड़कें अच्छी होना चाहिए, गांव और शहरों के बीच में सड़कों का जाल अच्छा होना चाहिए, यातायात के साधन अच्छे होना चाहिए, बैंक अच्छा होना चाहिए, बीमा अच्छा होना चाहिए, तमाम तरह की सुविधाएं हमारे देश में अच्छी होना चाहिए जिससे कि विकास तेजी से हो सके। तो बुनियादी जो ढांचे को बनाने का कार्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसकी व्यवस्था कहाँ की जाती है? बजट में की जाती है। इसके अलावा सरकार कल्याणकारी योजनाओं में निवेश भी करती है। कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें सरकार प्रयास करती है कि देश का विकास हो। ठीक है, आपने एक नारा सुना ना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो जब सबका विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। अगर कुछ लोग अमीर हो जाएंगे तो इससे देश का विकास तो होगा नहीं। तो सरकार बजट में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने का प्रयास करती है। अगला चौथा पॉइंट है रोजगार सृजन। बिल्कुल, रोजगार का मतलब है कि हमारे रोजगार सृजन का मतलब है, आप जानते हैं, अभी तक आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों की बचतें बढ़ेगी, जब बचतें बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो फिर रोजगार होगा। तो इस तरीके से जब रोजगार सृजन होगा तो समाज के हर वर्ग जो हैं वो जो देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। तो बजट के ये सारे उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे उद्देश्य आप खुद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना बजट का उद्देश्य होता है। देश में गरीबी को कम करना बजट का उद्देश्य होता है। और क्या क्या उद्देश्य होता है? राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, निर्यातों को बढ़ाना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि ये सारे किसके उद्देश्य होते हैं? बजट के उद्देश्य होते हैं। बजट के प्रकार। अब पहले हमने स्लाइड में पढ़ा था कि बजट क्या होता है भैया? आय और व्यय का विवरण होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति की आय होती है और उसके व्यय होते हैं, ठीक है, आय का मतलब क्या होती है? उसकी आमदनी, और व्यय का मतलब होता है उसका खर्चा। उसी प्रकार से सरकार की भी आय होती है और सरकार का भी व्यय होता है। अगर जितनी आय प्राप्त हो रही है उतना ही हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 1 रुपया कमाते हैं और 1 ही रुपया आप खर्च करते हैं तो आपका बजट क्या कहलाएगा? संतुलित बजट कहलाएगा। उसी प्रकार सरकार की जितनी आय है अगर वो सरकार उतना ही व्यय करती है तो इसे हम संतुलित बजट कहते हैं, बैलेंस बजट कहते हैं। ये बहुत एक मुश्किल होता है कि कोई सरकार जितनी आय प्राप्त करे उतना ही व्यय करे। दूसरा जो होता है घाटे का बजट। जो विकासशील देश होते हैं, ठीक है, भारत एक विकासशील देश है, तो जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे अधिकतर घाटे का बजट बनता है। ठीक है, घाटे का बजट का अर्थ ये होता है कि सरकार जो जितना आय प्राप्त करती है उससे ज़्यादा सरकार क्या करती है? खर्च करती है। सरकार जब अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। और ये घाटे का बजट जो है ये विकास के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं उसमें विकास तभी होगा ना जब ज़्यादा सरकार खर्च करेगी। और इस प्रकार के बजट को इन देशों में बुरा भी नहीं माना जाता। सरकार जितना खर्च करती है जनता उतनी खुश होती है, क्योंकि सरकार का जो खर्च होता है वो कल्याणकारी योजनाओं पे होता है। हालांकि घाटे का बजट जो होता है ये भविष्य में सरकार के ऊपर, देश के ऊपर बहुत देनदारियां बढ़ा देता है, लेकिन विकास के लिए इसे जरूरी भी माना जाता है। तो घाटे का बजट। तीसरा है अतिशेष बजट। अतिशेष का मतलब क्या है? अतिशेष का सीधा सा मतलब ये है कि आपकी आय जो है वो ज़्यादा है आपके व्यय से। जब आय ज़्यादा है व्यय कम है, इसका मतलब आपके पास बचत हो रही है। ठीक है, तो इसे बचत का बजट भी कहते हैं, अतिशेष का बजट भी कहते हैं। अगला है बजट के उद्देश्य। भाई क्या क्या उद्देश्य हैं बजट के? संसाधनों का पुनर्वितरण, ये पहले भी देख चुके हैं हम। संसाधनों का पुनर्वितरण करना, करों की दरों का निर्धारण करना, सार्वजनिक कल्याण की वस्तुओं का उत्पादन करना। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो सार्वजनिक कल्याण की होती है। जैसे आप देखते हैं हमारे देश में जो है रेल चलाने का कार्य, जो रेल है आज भी वो सरकार चलाती है, क्योंकि वो कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना, अभी हमने देखा करों के माध्यम से और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से
सरकार क्या करती है, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। आर्थिक स्थिरता लाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, महंगाई की दर को नियंत्रित रखना, आर्थिक विकास करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। क्षेत्रीय असमानताएं क्या होती है? क्षेत्रीय असमानताओं का अर्थ होता है कि देश में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ विकास ठीक से नहीं हो पाता और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो विकसित हो जाते हैं, महानगर कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देश में जो क्षेत्रीय असमानता उनको कम करे। इसीलिए ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे निवेश करने का काम कौन करती है? सरकार करती है। उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, कुछ विशेष क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पर सरकार खुद निवेश करती है या निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को बनाती है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं। अगला है बजट का महत्व। बजट का महत्व क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, यद्यपि बजट आर्थिक स्थिरता में 100% सफलता का आश्वासन नहीं देता, फिर भी वह विफलता से बचाने में मदद करता है। भाई सीधी सी बात है, बजट जो है उसमें हम एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं। सरकार अपनी आने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के जो मदें होती हैं उसका एक अनुमान लगाने का प्रयास करती है। अनुमान 100% सही हो ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है ये जो अनुमान होता है ये कहीं ना कहीं हमें विफल होने से बचा देता है। सफल होने की गारंटी तो नहीं देता, पर विफल होने से बचा लेता है। तो अगला पॉइंट कह रहा है, बजट एक ऐसा उपकरण है जो एक सामान्य विचार को उत्पादक, है ना, क्रियान्मुख और आकांक्षात्मक लक्ष्य में परिवर्तित कर देता है। ये काफ़ी भारी शब्द प्रतीत हो रहे हैं, आप इसको अपनी सरल भाषा में भी लिख सकते हैं कि बजट एक योजना होती है जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, आप चाहें तो बजट का महत्व, जो आपने जो बजट के उद्देश्य लिखे हैं उन्हीं पॉइंट्स को आप बजट के महत्व में लिख सकते हैं। मेरा आपके लिए एक सुझाव होगा कि आप बजट का जो उद्देश्य है उसी की भाषा परिवर्तित करके उसको बजट का महत्व में भी बता सकते हैं कि आर्थिक विकास को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, आय का पुनर्वितरण करेंगे। तो यहाँ पर आप इन्हीं महत्व लिखकर वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने ध्यान से देखा, समझने का प्रयास कीजिए और देखिए कि बार बार इस क्षेत्र से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका अभ्यास कीजिए।